नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो आज के आर्टिकल में हम डिस्कशन करेंगे बजट के बारे में। तो आज 1 फरवरी है, तो भारत सरकार आज अपना बजट पेश करेगी पार्लियामेंट में। तो उसी के रिगार्डिंग आज आर्टिकल आया है, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो बात कर रहे हैं कि हम काफ़ी दिनों से वेट कर रहे हैं कि आज जो है बजट बजट की डिस्कशन होगी, बजट की प्रेजेंटेशन होगी। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, हम उसके बारे में रियलिटी जानें कि सच्चाई क्या है। जो 2021-22 का जो बजट है हमारा अभी जो पेश होगा, तो हमने ये चीज़ जाननी है कि क्या वो बजट कर सकता है और क्या चीज़ें वो नहीं कर सकता है। तो स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं, कह रहे कि हम वेट कर रहे थे कि काफ़ी दिनों से कि अच्छा बजट आएगा। तो जो कंट्री का इकोनॉमिक कैलेंडर है, 1 फरवरी को ही ये प्रेजेंट किया जाता है बजट। पहले डेट्स कुछ और होती थी, लेकिन अभी 1 फरवरी रखी गई है। अभी जो जो बजट पेश किया जाता है, जो हमारा यूनियन बजट है वो भी है, और साथ ही में जो रेलवे बजट होता है वो भी इसी में मर्ज कर दिया गया है। पहले दोनों अलग अलग होते थे। जो रेल बजट होता था वो रेल मिनिस्टर पेश करता था, लेकिन जो दिन होते थे वो सेम नहीं होते थे। अभी के लिए ये एक ही बजट है, इसी में रेलवे का बजट है और इसी में जो आम बजट है। तो अभी ये इसकी प्रेजेंटेशन होगी। तो अभी हमें ज़रूरत है ये चीज़ जानने के लिए कि क्या इसमें रियल है, क्या ये बजट कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, जो फिस्कल ईयर 2021-22 का है उसमें। तो आगे बात कर रहे हैं कि हमें ये चीज़ याद रखना चाहिए कि जो बजट होता है वो सिर्फ एक तरह का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर का एक का पूरा स्टेटमेंट होता है कि एक साल में हमने कितना पैसा इकट्ठा किया, टैक्स या नॉन टैक्स के फॉर्म में, कितनी हमारे पास रेवेन्यू रिसिप्ट्स आई, तो उस पैसे को अब खर्चा कहाँ कहाँ पर कर रहे हैं, बस उसकी एक स्टेटमेंट है। और एक एस्टिमेट होता है कि जो नेक्स्ट फिस्कल ईयर है, जैसे 21-22 का फिस्कल ईयर है, वहाँ पर हम कितना खर्चा करेंगे और कितनी हमारे पास जो है एज ए रिसिप्ट जो है पैसा इकट्ठा हुआ है। तो इसका जस्ट एक एस्टिमेट होता है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि जो भी हमारे इकॉनमी की जहाँ पर खराबी चल रही है, इकॉनमी जहाँ पर रिवाइव नहीं कर पा रही, तो आसानी से ये कर देगा। ओके, तो क्योंकि ये बात कर रहे हैं सिर्फ एक बजट है हमारी यूनियन गवर्नमेंट का, कोई जादू की छड़ी नहीं है। और आगे बात कर रहे हैं, जो भी फेडरल रिपब्लिक होते हैं, तो फेडरल वर्ड वहाँ पर यूज़ किया जाता है जहाँ पर पूरा एक डेमोक्रेसी का ढांचा हो, एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट्स काम कर रही हो, स्टेट गवर्नमेंट्स के नीचे जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो गवर्नमेंट्स बनाई जाती है वो काम कर रही हो। तो इस तरीके से पूरा ढांचा होता है, उसको हम फेडरल रिपब्लिक बोलते हैं। तो उसमें जो राज्य होते हैं वो 60% यहाँ पर जो है कंबाइंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है इसको लेकर चलते हैं। ओके, और सबसे जो इम्पोर्टेंटली बात है, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे संविधान के हिसाब से कि हमने वो चीज़ें सबसे प्रायोरिटी पर डिलीवर करनी है हमने आम सिटीजन को, जो हमारी ज़िंदगी में ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं इस बजट के जरिए। तो इसमें चीज़ें आती हैं, सबसे पहले हमारी हेल्थ आती है, इसके ऊपर अच्छा खासा पैसा खर्च होना चाहिए। सैनिटेशन आता है, लॉ एंड ऑर्डर आता है और एजुकेशन आता है। इसकी इन सब चीज़ों की सबसे सख्त ज़रूरत है। ये बेस लाइन है, ये एक तरह की फाउंडेशन है। तो लास्ट टाइम हमने एक आर्टिकल में डिस्कस किया था कि अभी के लिए जो हमारा हेल्थ का बजट था वो सिर्फ 0.95% था, मतलब कि 1% से भी कम हम जो है अपनी जीडीपी का यूज़ करते हैं हेल्थ सेक्टर के लिए। तो अभी के लिए जो 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई थी वो इसको बोल रही थी कि आप 2.5% तक जीडीपी का जो हिस्सा है वो हेल्थ के लिए आप फोकस करो। तो फिलहाल ये यहाँ पर एक ओवरव्यू दिया गया है कि सबसे पहले प्रायोरिटी कहाँ पर होती है एक बजट की। और आगे बात कर रहे हैं कि जो तीसरी बात यहाँ पर की जा रही है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमारा जो प्रेजेंट का जो सिनेरियो चल रहा है वो, तो इसी के हिसाब से हमारा बजट जो है फ्रेम किया गया है, जो मैक्रो इकॉनमी है उसके हिसाब से। सो मैक्रो इकॉनमी, जब हम इकॉनमी एज ए होल डिस्कस करते हैं पूरी इकॉनमी का, अगर पूरी भारत की इकॉनमी की हम बात करेंगे, सभी सेक्टर्स को इंक्लूड कर कर बात करेंगे, हम कहेंगे कि मैक्रो इकॉनमी की बात कर रहे हैं। तो मैक्रो इकॉनमी के हिसाब से ही बजट डिसाइड होता है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर कोई कंट्री की इकॉनमी 8% की दर के हिसाब से, विकास दर के हिसाब से अगर बढ़ रही होती है, तो उस समय जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है उसके पास इतनी आज़ादी होती है कि काफ़ी सारी चीज़ें वो कर सकता है। जैसे यहाँ पर अगर स्पेंड करने की बात है तो लिबरली स्पेंड करेगा, अलग अलग सेक्टर्स में जितनी ज़रूरत उस हिसाब से पैसा बांटेगा। और हो सकता है कि शायद जो टैक्स रेट्स है उनकी दरें भी कम कर दे, जो कि डिमांड और ज़्यादा बूस्ट हो जाए। और अगर डिमांड बूस्ट होगी तो सप्लाई चेन प्रोडक्शन निकालनी शुरू कर देगी, अगर प्रोडक्शन निकालनी शुरू कर देगी तो अगर ये 8% की विकास दर है, हो सकता है अगले आने वाले समय में वो 9% की हो जाए या 9.5% की हो जाए, अगर प्रोडक्शन एक्टिविटी को बूम मिलता है तो। लेकिन अगर बात करें अभी का जो बजट है, एक दूसरा रीज़न भी निकल कर आता है इसके लिए, वो ये है कि अभी का जो बजट तैयार हुआ है, जो पैंडेमिक गुजरा है
उसका भी काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। काफ़ी सारा पैसा जो है उस पैंडेमिक को सही करने में भी लग गया है। जो भारत सरकार ने अलग स्कीम्स के थ्रू जो पैसा भी बांटा है, जो आत्मनिर्भर भारत स्कीम के तहत, तो उसमें भी काफ़ी पैसा गवर्नमेंट का लगा है। तो उसी के बैकड्रॉप के ऊपर ये बजट तैयार किया गया है। तो यहाँ पर जो इकोनॉमी की हालत थी, अगर नॉमिनल जीडीपी की बात करें जो मार्च 2021 तक रहेगी, तो वो एस्टिमेशन है कि किसके बराबर होगी जो मार्च 2019 में जो सिचुएशन थी, जब मार्च 2019 में हमारा फिस्कल ईयर क्लोज हुआ था, और अभी का जो मार्च 2021 में जो फिस्कल ईयर क्लोज होगा, तो जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी जो है वो एक दोनों जो है बराबर रह जाएंगी। ओके, तो मतलब कि काफ़ी पीछे चले गए हम। तो अभी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो नॉमिनल जीडीपी होती है उनको कौन से प्राइसेस के ऊपर हम कैलकुलेट करते हैं, और जो रियल जीडीपी होती है उनको कौन से प्राइसेस के ऊपर हम कैलकुलेट करते हैं। और इसके अलावा बात कर रहे हैं कि जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी, और अभी जो बात करें सिटीजन्स की, तो बहुत ही कम एक एल्बो रह जाएगा कि वो स्माइल करें। मतलब ये बातें, ये आशाएं बहुत कम होंगी कि कोई अच्छा बजट जो है निकल कर आएगा, सबको खुश कर देगा, ऐसा नहीं है। जो हो सकता है कि कुछ सेक्टर्स जो है उनको काफ़ी फ़ायदा मिले, जिनको ज़रूरत है अभी इकोनॉमी में रिवाइव करने के लिए। तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो अभी भी जो बंद है, अच्छे से खुल नहीं पाए हैं। अगर एग्जांपल लूँ, मैं रेस्टोरेंट्स की बात करूँ, होटल्स की बात करूँ। इसके अलावा बात कर रहे हैं कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने प्रॉमिस भी किया है कि जो बजट होगा, बढ़िया बजट जो है हम आगे पेश करेंगे लोगों के लिए, लोगों की भलाई के लिए ही ये बजट तैयार किया जाएगा। और अगर आगे बात करें तो कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं भारत के, कुछ खर्चे ऐसे हैं जहाँ पर हम खर्चा कम नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बात करें, जैसे हमने सैलरीज देनी है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को सैलरीज जाएंगी, जो पेंशन जाएंगी, और जो हमने लोन उठा रखा है, जो अभी हमारा 100 लाख करोड़ के ऊपर का भारत के ऊपर कर्जा हो चुका है। तो ये जो हमने लोन उठा रखा है, इसके कर्जे की ब्याज की किस्तें भी जानी है, तो वो भी जानी है, उसको भी हम कट नहीं कर सकते। तो वो भी जो टैक्स से पैसा आएगा, जो भारत सरकार अपना बजट तैयार करेगी, उसी में से पैसा जाएगा। इसके अलावा जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है, जो हमारी आर्मी है, उसके ऊपर भी खर्चा करना ही पड़ेगा। तो ऐसे एक्सपेंडिचर हम कम नहीं कर सकते, क्योंकि हालात ऐसे नहीं हैं। चाइना जो है एक ओवर लद्दाख को कवर करके बैठा हुआ है, उसकी जो बाउंड्री लाइन है उसको काफ़ी आगे आ चुका है। और अरुणाचल में भी वो काफ़ी जो है इंटरवेन करता रहता है। तो और भी बहुत सारे बॉर्डर एरियाज है जहाँ पर लग रहा है कि फ्यूचर में जो चाइना है वो इंटरवीन करेगा। तो उसके हिसाब से हम बजट का एक्सपेंडिचर कम नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे पास राफेल विमान आए हैं, तो भारत सरकार ने अभी और एग्रीमेंट साइन कर दिया है कि हमें 100 से ऊपर और राफेल विमान चाहिए, तो उससे उसके ऊपर भी 1 लाख करोड़ के ऊपर का खर्चा आएगा। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर काफ़ी खर्चा जो है भारत सरकार का हो जाता है, तो वो ये करना ही पड़ता है, मजबूरी बस। तो इसको हम कम नहीं कर सकते। और इसी समय के साथ साथ चलते हुए अगर हम बात करें, हमें एडिशनल स्पेंडिंग भी करनी होगी। जो हमारे मास इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाया जाएगा, खासतौर पे जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है कि कोविड-19 की वैक्सीन करनी है, तो उसके लिए भी सरकार जो है सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। साथ ही साथ इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोग्राम भारत सरकार की द्वारा चलाए जाते हैं जहाँ पर वैक्सीनेशन होती है, खासतौर के जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए। तो वहाँ पर भी भारत सरकार ही पैसा खर्चा करती है। आयुष्मान भारत जैसी स्कीम चलाई जा रही है, वहाँ पर भी काफ़ी पैसा खर्चा हो रहा है भारत सरकार का। तो हमें यहाँ पर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भी चलाने हैं और साथ ही साथ इनकम सपोर्ट भी देनी है। अलग अलग जो सेक्शन है हमारी यहाँ पर पॉपुलेशन के, आबादी के, उनको जो खास तौर पे बैडली हिट हुए हैं पैंडेमिक की वजह से, जिनकी नौकरियाँ चली गई हैं, दोबारा काम करने योग्य उनको बनाना है कि वो अपनी जॉब पे दोबारा लगे। तो इस योग्य उनको करना है, तो इनकम सपोर्ट भी वहाँ पर देनी होगी। तो ये भारत सरकार के ऊपर है कि इनकम सपोर्ट बाहर से दे दें या फिर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कोई शुरू कर दें, वहाँ पर खर्चा करना शुरू कर दें, तो उसके अंतर्गत जो है उनको एम्प्लॉय कर दें। तो कि दो तरीके हैं इनकम सपोर्ट देने की, या तो डायरेक्टली हाथ में पैसे पकड़ा दें या फिर कोई प्रोजेक्ट शुरू कर दें, तो एक और प्रोजेक्ट बनता रहेगा और उसी में उन लोगों को एम्प्लॉयड कर दो और उनको सैलरी देते जाओ, पैसे देते जाओ। तो अभी जो माइग्रेंट वर्कर्स के लिए भारत सरकार ने स्कीम निकाली थी, तो उसमें ऐसा ही हो रहा है। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर माइग्रेंट वर्कर्स चले गए थे वापस, तो वहाँ पर कोई ना कोई प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है और उन्हीं माइग्रेंट वर्कर्स को वहाँ पर जॉब दी गई है कि आप वहाँ पर काम करो। तो अगर अच्छी इकोनॉमी की रिकवरी करनी है तो हमें ये सब चीज़ों के ऊपर फोकस करना होगा। और आगे बात कर रहे हैं कि जो रेवेन्यूज सरकार इकट्ठा करती है, जो टैक्स रेवेन्यू होता है खासतौर पर उसकी बात कर रहे हैं। अगर हम उसी के ऊपर बैठे रहे कि टैक्स रेवेन्यू जो इकट्ठा होगा और जो हमारी जो पोजीशन है इकोनॉमी की उसको रेस्क्यू कर लेगा, मतलब इतना पैसा हम इकट्ठा कर लेंगे टैक्स रेवेन्यू से कि हमारा बजट जो है उसको और बाहर से मार्केट से उधार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ऐसा मुमकिन नहीं है।
अकेला टैक्स रेवेन्यू के दम पर कुछ नहीं होने वाला है। तो अगर हम यहाँ पर अज्यूम करके चलते हैं कि वी शेप इकोनॉमिक रिकवरी हम करेंगे और जो नॉमिनल जीडीपी है उसकी ग्रोथ भी जो 15.4% ये एस्टीमेट दिया गया है, जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे फ्राइडे को टेबल किया गया था पार्लियामेंट में, वहाँ पर ये बात कही गई थी कि 15.4% के हिसाब से जीडीपी ग्रो करेगी, नॉमिनल जीडीपी। ओके, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर अच्छा खासा टैक्स रेवेन्यू चाहिए। अगर हमने अच्छा खासा टैक्स रेवेन्यू होगा, अच्छी इनकम, अच्छा जो पैसा की सपोर्ट हम प्रोवाइड करेंगे, तभी जो है हम एक्सपेंडिचर प्रोग्राम को अपने एक्सपैंड कर पाएंगे, तभी सही मायने में हम खर्चा कर पाएंगे। लेकिन सिचुएशन हमेशा ऐसी ही होती है कि जितना रेवेन्यू इकट्ठा होता है ना, उस हिसाब से खर्चा हमारा बहुत ज़्यादा होता है। तो जब भी बजट बनता है ना, हमारा हमेशा बजट डेफिसिट होता है। और अगर कोई अच्छी इकोनॉमी की आपने साइन देखना है ना, तो वहाँ पर बजट डेफिसिट को ही सही माना जाता है। अगर बजट सरप्लस है तो बजट सरप्लस का मतलब होता है कि जितना रेवेन्यू से पैसा इकट्ठा हुआ है उससे कम पैसा जो है एक्सपेंडिचर किया गया है, खर्चा बहुत कम किया गया है, तो काफ़ी पैसा अभी भी बचा कर रखा हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं बजट सरप्लस। तो जब भी खर्चा कम होगा इकोनॉमी में सरकार के द्वारा, तो इकोनॉमी बूस्ट नहीं करेगी। ओके, तो इकोनॉमी बूस्ट करती रहे, इसलिए सभी सेक्टर्स में हम कोशिश करते हैं कि पैसा प्रोवाइड किया जाए जहाँ जहाँ पर ज़रूरत है, तो उसकी पूरी प्रायोरिटी बनाई जाती है। और आगे बात कर रहे हैं कि सिर्फ 1% की पॉपुलेशन ऐसी है जो इनकम टैक्स देती है। ओके, और जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो जमा करवाती है। तो और कॉर्पोरेट टैक्स में भी यहाँ पर कट लगाए जा चुके हैं ऑलरेडी। और अगर बात करें जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, जैसे जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी को छोड़कर कुछ गुड्स के ऊपर जो ये लगती है, बाकी जो जितने भी टैक्सेस हैं उनको गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में शामिल कर दिया गया है। तो इसके बारे में जो निर्णय लेता है वो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल लेता है, जिसके जो चेयरमैन जो होते हैं कौन होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, तो इसमें जो मेंबर भी बैठते हैं वो भी अलग अलग राज्यों के जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो इसके मेंबर होते हैं इस काउंसिल के। और कोई भी डिसीजन अगर लेना होता है फाइनेंस के मामले में, कोई नया टैक्स रिफॉर्म लेकर आना है, तो उसके बारे में सभी डिसीजन ये खुद मिलकर बैठ के लेते हैं, सोचते हैं, राज्य अपना सोचते हैं। तो अभी जो देखो एक्साइज ड्यूटी जो है अभी ये अलग से है, मोस्टली जो राज्य की सरकारें हैं शराब के ऊपर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाती हैं और वहाँ से अच्छा खासा जो है प्रॉफिट लेती हैं। और सिर्फ 4 चीज़ें ऐसी हैं जो जीएसटी से बाहर हैं, जैसे पेट्रोलियम है, अल्कोहल है, इलेक्ट्रिसिटी है और रियल एस्टेट है। तो इन चारों चीज़ों से ही अभी के लिए जो राज्य है उनको रेवेन्यू आता है। पहले होता था कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट जहाँ पर टैक्स लगा रही है तो राज्य सरकार अपना टैक्स लगा रही होती थी, अच्छा खासा रेवेन्यू राज्य सरकार को हो जाता था। अभी सिर्फ 4 चीज़ों के ऊपर ही रेवेन्यू आता है, बाकी सभी चीज़ें जो है जीएसटी में शामिल कर दी गई हैं। वो सारा का सारा पैसा पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, फिर बाद में उसका कंपनसेशन की लिस्ट तैयार करके अलग अलग राज्यों को पैसा भेजा जाता है। तो इसमें काफ़ी समय लग जाता है। राज्य अभी अपना पैसा मांगने के लिए भी यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसको बार बार चिट्ठी लिखते हैं, जब बार बार उनको याद दिलाते हैं। और आगे बात कर रहे हैं कि क्या जो हमारा जो फैमिली का सिल्वर है, क्या उसको बेचकर कुछ मिलेगा, तो बात कर रहे हैं हाँ, लेकिन ये फैमिली सिल्वर है क्या, इसको यहाँ पर बात बोल रहे जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं। भारत सरकार ने जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय ज़रूरत थी कि बहुत सारे बड़ी कंपनी ऐसी हो जो कि प्रोडक्शन निकाले। तो उस समय प्राइवेट होल्ड इतना नहीं था कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आए और अपनी अपनी फैक्ट्री लगाएं और प्रोडक्शन निकाल कर देना शुरू कर दें। तो उस समय भारत सरकार ने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स लगाए थे, अपने पीएसयू लगाए थे बड़े बड़े। कोई स्टील का उत्पादन कर रहा था, कोई इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन कर रहा था, कोई कोल का उत्पादन कर रहा था, कोई गैस का। तो इस तरीके से बहुत सारे बड़े बड़े पीएसयू लगाए गए और समय गुजरते गुजरते ऐसा हुआ कि वो प्रॉफिट में नहीं रहे। ओके, तो उनका नुकसान में चलते रहे काफ़ी। तो अभी सरकार क्या चाहती है, सरकार का जो ये वाला हमारा साल था उसमें भी टारगेट था कि हम 2 लाख करोड़ के आसपास का रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे इन पीएसयूज को बेचकर, इनकी डिसइन्वेस्टमेंट करके। सो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि कुछ शेयर जो है प्राइवेट हाथों में दे दो और कुछ शेयर है सरकार अपने पास रखेगी। तो मोस्टली जब शेयर प्राइवेट हाथों में दिया जाता है तो वहाँ पर जो ऑनरशिप होती है वो भी प्राइवेट हाथों में चली जाती है। ओके, तो इसमें भी जो है ना इतना आसान नहीं होता किसी चीज़ का डिसइन्वेस्टमेंट करना। मैं एग्जांपल लेता हूँ एयर इंडिया की। तो एयर इंडिया आज की यहाँ पर बात नहीं चल रही कि एयर इंडिया को बेचना है, ये पिछले 6-7 सालों से बात चल रही है कि हम एयर इंडिया का कुछ करना है। तो सरकार धीरे धीरे आगे बढ़ती है। सरकार ने पहले बोला कि 70% स्टेक हम रखेंगे, 30% का डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, कोई नहीं आया बोली लगाने। उसके बाद सरकार ने कहा कि 51% हम रखेंगे, 49% का स्टेक हम दे देंगे प्राइवेट होल्डर्स को, फिर भी कोई नहीं आया। ओके, फिर 70% बोला सरकार ने कि हम स्टेक प्राइवेट को दे देंगे, बाकी वाला बचा हुआ हम 30% खुद रखेंगे, फिर भी कोई नहीं आया।
अब 100% स्टेक जो है भारत सरकार देने को राजी हो चुकी है। तो अभी यहाँ पर कुछ चेहरे निकल कर आए हैं, कुछ प्राइवेट प्लेयर्स निकल कर आए हैं कि हाँ हम खरीदेंगे। ओके, तो ये चीज़ हो जाती है, तो इसलिए बहुत डिले हो जाता है इनकी डिसइन्वेस्टमेंट करते करते। तो यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं कि ये PSU जो है, यहाँ पर बहुत सारी सक्सेसिव गवर्नमेंट ऐसी हैं जिन्होंने कोई अच्छा खासा काम नहीं कर पाई हैं। तो हमारा इस करंट ईयर का 2 लाख करोड़ का टारगेट था और उसमें से सिर्फ 15,000 करोड़ ही जुटा पाए, वो भी नवंबर 2020 के आसपास ही इतना पैसा जुटा पाई है सरकार। टारगेट 2 लाख करोड़ का था। तो ये लग नहीं रहा, यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हाँ पेस है आने वाले समय में कि जो अगला जो फिजिकल ईयर आएगा 2021-22 वाला जो बजट आज अनाउंस किया जाएगा, उसमें हम डिसइन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस करेंगे। लेकिन हमारा रिकॉर्ड जो है ये नहीं दर्शाता कि कोई आस रखी जाए। और आगे बात कर रहे हैं, क्या ये सुजेस्ट किया जा रहा है कि अब का जो यूनियन बजट है वो रेलिवेंट नहीं है? तो यहाँ पर बात करें कि नहीं, ऐसा नहीं है। 2 रीज़न की यहाँ पर बात करें कि जो आने वाला बजट है जो आज पेश होगा वो कैसे रेलिवेंट है बाकी सभी बजट्स की तरह। तो पहली बात कर रहे हैं कि एक तो यूनिक पोजीशन है इस बजट की हमारे यूनियन गवर्नमेंट में। तो सोवरन की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर स्पेंड किया जाएगा, जितना भी जिन जिन सेक्टर्स में स्पेंड करना है किया जाएगा, और जो रेवेन्यू इकट्ठा हुआ उसके ऊपर जाकर ही यहाँ पर काम होगा, मार्केट से उधार लिया जाएगा। तो इसमें यहाँ पर ये चीज़ ही नहीं देखी जाएगी कितना हमारा फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा, वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा फिजिकल डेफिसिट, लेकिन कोशिश यही की जाएगी कि जैसे बाकी बजट्स थे उसी की तरह यहाँ पर काम किया जाएगा, मार्केट से उधार लिया जाएगा। ऐसा नहीं किया जाएगा कि रेवेन्यू जितना इकट्ठा हुआ है उस हिसाब से हम बजट तैयार करेंगे, जितना खर्चा हो गया, जितना नहीं तो नहीं। तो ऐसा नहीं होगा, बाकी जो बजट्स होंगे उसी की तरह होगा। मुझे यहाँ पर एक बात बताइए कि जब बजट सरप्लस करने की बात आती है, जितना रेवेन्यू इकट्ठा हुआ उसी में से पैसा खर्चा कर दिया और उसमें से भी पैसा बचा लिया, तो ऐसी सिचुएशन कोई भी सरकार अगर ऐसा करती है अपनी इकोनॉमी में तो क्यों करती है, उसका रीज़न क्या रहता है? तो उसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। और आगे बात कर रहे हैं कि जहाँ तो भारत सरकार उधार ले लेगी और यहाँ फिर जो लेस डिज़ायरेबल ऑप्शन बचती है पैसे को और प्रिंट करवा लेगी, तो ये मुमकिन नहीं है। ये सिर्फ मजाक में बात की जा रही है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि पैसा और प्रिंट करवा लिया हमने तो हमने पैसा ज़्यादा जुटा लिया, तो ये चीज़ें नहीं होती, उधार ही लेते हैं मोस्टली। तो बजट जो है 2021-22 का ये इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ दर्शाएगा कि कितना बड़ा हमारा साइज़ होने वाला है फिजिकल डेफिसिट का। तो फिजिकल डेफिसिट अब का जो चल रहा है वो 7.2% हो चुका है हमारी GDP का, तो काफ़ी बढ़ चुका है। तो भारत सरकार इसको 3 और 3.5% ऑफ द GDP इसको मेंटेन करके चलती रही है। तो अभी ये 7.2% के ऊपर चला गया, काफ़ी आगे निकल चुका है, मतलब कि हमारा जो वित्तीय घाटा है काफ़ी बढ़ चुका है। तो मार्केट से जो हम उधार लेते हैं ना, तो जब उधार ज़्यादा हो जाता है और खुद का खर्चा कम हो जाता है तो अब उसको हम बोलते हैं कि फिजिकल डेफिसिट ज़्यादा हो रहा है, तो उसको मेंटेन करके चलते हैं हम। तो अभी भी इसको मेंटेन करने की ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस फिजिकल डेफिसिट को भी फाइनेंस कैसे करेगी, तो इसके ऊपर भी यहाँ पर फोकस किया जाएगा। ये बजट ये चीज़ भी बताएगा। और आगे बात कर रहे हैं डेट कम्स चीप। ओके, कि किस तरीके का जो मैकेनिक्स है गवर्नमेंट जो है प्लान करेगी, किस तरीके से जो रेवेन्यू और जो मार्केट से बोरो किया जाएगा उसमें कैसे जो है जो गैप जो है उसको मेंटेन किया जाएगा, किस तरीके से उस गैप को ब्रिज किया जाएगा। सो कहने का मतलब यही है कि जो फिजिकल डेफिसिट बढ़ता जा रहा है इसको कैसे कंट्रोल करना है, कर्जा जो बढ़ता जा रहा है इसको कैसे कंट्रोल करना है रेवेन्यू के साथ साथ, कर्जा ज़्यादा ना हो जाए रेवेन्यू के मुकाबले। तो ये चीज़ का भी हमने ध्यान रखना है, कैसे इस चीज़ को ब्रिज करेगी। तो या तो ये मार्केट से ही यहाँ पर जो है कोशिश करेंगे कि एब्जॉर्ब किया जाए पैसा, ओके, और स्पेंड किया जाए खासतौर पे कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर, ना कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तहत। ओके, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो वही है जो हमने पैसा उठाया टैक्स से और खर्चा कर दिया, वो तो करना ही करना है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जो बड़े बड़े पैमाने पर जो बड़ी चीज़ें लगनी चाहिए, ओके, जैसे मशीनरी प्लांट वगैरह, तो इन चीज़ों के ऊपर भी खर्चा अगर सरकार करवाएगी तो यहाँ पर कोशिश करके कि मार्केट से उधार इस तरीके से लिया जाए कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ोतरी दी जाए, कि आप जो है कैपिटल लगाओ, आप इंडस्ट्री लगाओ, कंपनीज लगाओ और जो है ग्रोथ को स्टिमुलेट करो। तो इसको भी यहाँ पर ध्यान रखना है, जिस तरीके से जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे गवर्नमेंट जो उधार लेगी वही जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एक तरह का एक बेस बन जाएगा, फ्लोर बन जाएगा, जो बाकी के इंटरेस्ट रेट्स होंगे इकोनॉमी में। ओके, तो उसी हिसाब से इंटरेस्ट रेट चलेंगे बाकी के भी। तो कोई भी चीज़ अगर सरकार करती है ना उसका इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है पूरी इकॉनमी के ऊपर, और इकॉनमी उसको फॉलोअप करके फिर चलना शुरू कर देती है। और ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि किस तरीके से जो हमारा फिजिकल डेफिसिट का शेयर है GDP के मुकाबले उसको कैसे मेंटेन किया जाएगा। ओके, तो अभी 7.2% तक चला गया है, तो उसको नीचे लेकर आना है। ऑर्डिनरली अगर बात करें तो फिजिकल डेफिसिट अगर 5% से ज़्यादा हो जाए तो हम कहते हैं कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन अभी सिचुएशन क्या होगी कि पैंडेमिक की वजह से
सभी गवर्नमेंट्स, वर्ल्ड में जितनी भी सरकारें थी, वो सभी की सभी गवर्नमेंट्स अभी ह्यूज डेफिसिट जो है फेस कर रही हैं। ओके, 5% से ऊपर ही चला गया है। तो अभी यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो डेट है उसको हम मैनेज करके चलना होगा। ओके, इंटरेस्ट रेट को जो है उस तरीके से रखना होगा कि डेट भी हम चुकाते जाएं साथ ही साथ, और जो उधार लिया है वो भी हमें मिलता जाए। ओके, तो जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं उस हिसाब से हम इसको काम करें, आगे बढ़ाते जाएं। इसके अलावा बात की गई है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, IMF। तो इसके बारे में बताइए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो IMF यहाँ पर बात कर रहा है कि जो एस्टिमेशन दे रहा है कि जो ओवरऑल जो ग्लोबल डेट बन चुका था पिछले साल, वो था $19.5 ट्रिलियन का। तो ये पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो इतने बड़े पैमाने पर डेट बढ़ चुका है। और लेक्चर के आखिर में बात कर रहे हैं कि जो निर्मला सीतारमन जी हैं, उनको याद रखना चाहिए कि अभी उनको अकेले नहीं लड़ना है, ये समय ऐसा नहीं है। मतलब कि खुद ही अपनी थिंकिंग लगाकर ही अगर कहें कि हमें आगे बढ़ना है, तो बात कर रहे हैं कि अभी ये समय आ चुका है कि हमें जो फिजिकल समझदारी है वो दिखानी है अपनी, कि हाँ भी हम यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर हैं तो हम किसी कारण के वश ही फाइनेंस मिनिस्टर हैं। तो जो आपकी यहाँ पर फाइनेंस के प्रति पढ़ाई कहती है, जो समझदारी कहती है, उसके हिसाब से हमें आगे बढ़ना है, देश की इकोनॉमी को ग्रो करना है। तो ये समय ऐसा है। तो यहाँ पर एक सेंट अगस्टाइन करके बात कर रहे हैं कि उनकी तरह इनको भी यहाँ पर जो है प्लेड करना चाहिए कि यहाँ पर मुझे निरंतर जो है काम करने दो। ओके, तो हालांकि अभी नहीं। ओके, तो इसके बाद में बात कर रहे हैं। तो बेसिकली जो बात यहाँ पर की जा रही है कि ये समय जो है ना ऐसा है कि हमें बड़ी समझदारी से आगे बढ़ना है। ओके, तो हमें देश को कुएं से बाहर निकालना है। अगर गड्ढे में गिरा है तो उसकी इकॉनमी को बाहर निकालना है। तो इस तरीके से चलना है कि ये मुमकिन हो पाए और सभी जो है सेक्टर्स हमारे रीओपन हो पाए। सब जगह पर जहाँ जहाँ पर भी इकॉनमी को रिवाइवल करने की ज़रूरत है, वहाँ पर हम पैसा पहुँचा पाएँ, किसी तरीके से हम जो है वहाँ पर सपोर्ट जो है वो पहुँचा पाएँ। तो सिर्फ यहाँ पर यही रीज़न नहीं है कि बजट जो फिजिकल ईयर 2022 का ये की इवेंट होगा। इसके अलावा जो बजट स्पीचेस दी गई हैं, ओके, तो पॉलिसी इंटेंट्स के हिसाब से जैसे कहा गया था पिछले समय में कि फार्मर्स की इनकम को डबल करेंगे 2022 तक। ओके, इसके अलावा कहा गया था कि $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाएंगे 2024 तक। तो ये अभी भी एक मतलब जो पॉलिसी थ्रस्ट था उससे बाहर होकर काम चल रही है। तो ये हो सकता है कि अगले फिजिकल ईयर तक चले ये चीज़ें। इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को भी प्राइवेटाइज करने की बात की जा रही थी। ओके, तो यहाँ पर ये फाइनेंस मिनिस्टर के बजट स्पीच में भी लास्ट ईयर इसको बोला गया था। ओके, पिछले साल की बात कर रहे हैं, जब पिछले साल का जो बजट था तब की बात कर रहे हैं ये सब चीज़ें। लेकिन ये अलग बात है कि जो यहाँ पर बहुत सारे प्रोमिसेस किए गए उसमें से कोई भी अभी फुलफिल नहीं हुआ है। ओके, लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं कि इसके ऊपर आँख रख सकते हैं अभी। तो जो नरेंद्र मोदी जी है उन्होंने भी अपने एड्रेस में बोला था, जब वो ओपनिंग डे हुआ था बजट सेशन का पार्लियामेंट का पिछले फ्राइडे में, तो उस समय भी उन्होंने बोला था कि जो बजट फिजिकल ईयर 2022 का होगा उसमें आपको श्रृंखला देखने को मिलेगी, मतलब पार्ट देखने को मिलेंगे, बहुत सारे मिनी बजट्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसको यहाँ पर स्टिमुलस पैकेजेस भी बोला जाता है। और समय के हिसाब से ये अनाउंस कर दिए जाएंगे। ओके, समय जब समय आएगा हम उसको अनाउंस करते रहेंगे। तो इस तरह के मिनी बजट्स जो है आपको देखने को मिलेंगे इस बजट के तहत। तो ये जो है एक्सपेक्टेशंस हैं हम यहाँ पर कर रहे हैं कि हाँ आने वाले समय में ये होगा, लेकिन अभी के लिए ये फिलहाल नहीं है, लेकिन होगा। ओके, तो ये बात कर रहे हैं यहाँ पर, एक्सपेक्टेशंस हैं सिर्फ। तो यही था पूरा आर्टिकल जिसमें हमने चर्चा की है बजट स्पीच के बारे में, बजट के बारे में, ओवरऑल कैसा बजट होगा 2021-22 का, क्या क्या यहाँ पर दुविधाएं हैं, किन किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। तो आई होप आपको आर्टिकल अच्छा लगा है। तो अगर आपको आर्टिकल अच्छे लगते हैं तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।